नमस्कार, समाचार संध्या में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में निर्धारित जनसभा सुरक्षा में चूक के कारण रद्द। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की। सरकार ने कहा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के लगभग 2135 मरीजों की पुष्टि। महामारी के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाए। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 10 लाख से अधिक कोविड मामले दर्ज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का फैसला। केंद्र सरकार ने कहा अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 3 करोड़ 68 लाख हुई। और क्रिकेट में जोहानिसबर्ग में भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली में सुरक्षा में चूक के कारण इसे रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री आज सवेरे बठिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन वर्षा और खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री को करीब 20 मिनट तक मौसम ठीक होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। पंजाब पुलिस के महानिदेशक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यक पुष्टि के बाद वे सड़क मार्ग से रैली स्थल के लिए रवाना हुए। मंत्रालय ने कहा कि स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहना पड़ा, जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा इंतजाम में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में आज जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की सोच और उसकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, ये साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि विधानसभा चुनाव में भारी हार के डर से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को विफल करने की हर संभव कोशिश की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जिस प्रदेश में हर नीति 2017 के पहले विवादित होती थी,
प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। 2017 के बाद 4.5 लाख नियुक्तियां हुई, कोई विवाद नहीं, न भाई भतीजावाद, न क्षेत्रवाद, न जातिवाद। हमारे नए उत्तर प्रदेश में बिना जातिवाद, बिना भेदभाव युवाओं को मिल रहा रोजगार है, इसीलिए फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल, फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी, फर्क साफ है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने कहा है कि देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक ओमिक्रॉन के 2135 मामलों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में से 828 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में ओमिक्रॉन के 1306 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 653, दिल्ली में 464 और केरल में 185 मामले दर्ज किए गए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में अगर आप देखें तो पाते हैं कि जहां केस पॉजिटिविटी 0.79% हमारे देश में 29 दिसंबर के समय पर थी, वह बढ़कर अब 5.03% हो गई है। और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केसेस जो कि 29 दिसंबर में आए थे, उसकी संख्या बढ़कर 58,097, यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। देश में टीकाकरण की स्थिति की जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव ने कहा कि कुल वयस्क आबादी के 90.8% लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 65.9% लोगों को दूसरी खुराक दे दी गई है। उन्होंने कहा कि 15 से 18 वर्ष तक की आयु के 7 करोड़ 40 लाख किशोरों को टीकाकरण की आवश्यकता है और 3 तारीख को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक इस आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहने, विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य रोगों से पीड़ित लोगों से दूर रहना है। रोगी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की बराबर निगरानी रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व वरिष्ठ डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने बताया कि ओमिक्रॉन के लक्षण बहुत गंभीर नहीं हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस से जितनी रिपोर्ट है कि 80% के करीब मरीज जो है उनको कोई सिम्टम भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता, जिससे टेस्टिंग की गई तो पॉजिटिव आ गए। और जो बाकी 20% है उनमें बहुत हल्के सिम्टम पाए गए। हल्के सिम्टम का मतलब है उनमें गले में खराश, मामूली बुखार है जैसे 100 डिग्री के करीब, सिर में दर्द, ज्यादातर ये सिम्टम थे। और उनमें जो पुराना डेल्टा का था जिसमें के सूंघने की शक्ति चली जाती थी, जीभ का स्वाद चला जाता था या उल्टी दस्त लग जाते थे, और उससे भी खतरनाक ये था कि वो लंग्स में इन्फेक्शन कर देता और लंग्स में इन्फेक्शन करने से लोगों की ऑक्सीजन की गिरावट आ जाती थी, उनको सांस लेने में तकलीफ होती। वो सब ये सिम्टम जो है ओमिक्रॉन में नहीं पाए गए, इसीलिए हर जगह ये कहा जा रहा है कि ये माइल्ड है। महामारी के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाए हैं। बिहार सरकार कल से राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू करेगी। ये 21 जनवरी तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिम, पार्क, मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, तरणताल और स्टेडियम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। सरकारी और निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह तथा अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 15 फरवरी तक कक्षाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने आज बताया कि इस दौरान विश्वविद्यालय के डॉर्मेट्री और छात्रावास भी बंद रहेंगे।
सरकार के आदेश के अनुसार यह निर्णय राज्य के सभी गैर कृषि विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू है। इस अवधि के दौरान निर्धारित सभी परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और यदि कोई छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे कॉलेज द्वारा पर्याप्त सहायता दी जाएगी ताकि छात्र का वर्ष प्रभावित न हो। सभी कॉलेजों को इस दौरान छात्रों की मदद के लिए छात्र हेल्पलाइन शुरू करने की सलाह दी गई है। विश्वविद्यालयों में केवल 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आने की अनुमति रहेगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कल से रात के लॉकडाउन की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार रात 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान परिवहन, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी ले जाने वाले वाहनों, समाचार पत्र, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सरकार ने इस रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पोंगल के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। 50% उपस्थिति के साथ रेल सेवाओं की अनुमति होगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 स्थगित कर दिया गया है। ये मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में 8 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित होने वाला था। उधर सरकार ने 27वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को भी स्थगित कर दिया है। महोत्सव समिति से जुड़ी कई फिल्मी हस्तियों के कोविड से संक्रमित होने के कारण ये फैसला किया गया है। फिल्म महोत्सव 7 से 14 जनवरी तक आयोजित होना था। अमेरिका में कोविड के 10 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तेजी से फैलने वाला कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार सोमवार को अमेरिका में कोविड के रिकॉर्ड 10,80,211 मामले दर्ज किए गए, जो दुनिया में कहीं भी एक दिन में दर्ज सबसे अधिक मामले हैं। अमेरिका में कोविड के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-234-1230 और 011-234-2164 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में निर्धारित जनसभा सुरक्षा में चूक के कारण रद्द। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की। सरकार ने कहा, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के लगभग 2,135 मरीजों की पुष्टि। महामारी के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाए। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 10 लाख से अधिक कोविड मामले दर्ज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का फैसला। केंद्र सरकार ने कहा, अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 3 करोड़ 68 लाख हुई। और क्रिकेट में जोहानिसबर्ग में भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके पूरा हो जाने से दोनों शहरों के बीच यात्रा केवल 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की
कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल राजधानी लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यह सचमुच प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और मैं समझता हूं लखनऊ कानपुर में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उसे केवल सामान्य एक्सप्रेसवे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर 26,778 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के नंबर 5 राज्यों में प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा और ये बनाने की ताकत केवल भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश की तस्वीर को बदल दिया है। अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ हम उत्तर प्रदेश में रोड बनाने के लिए देंगे और उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। श्री गडकरी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर घोमन टांडा परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज नई दिल्ली में प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के अंतिम 10 कर्मियों को आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पिछले वर्ष जनवरी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी कर्मियों और उनके परिवारों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 35 लाख सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को रिकॉर्ड समय में आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 3 करोड़ 68 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था में एक निश्चित आय की सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 65 लाख से अधिक लोगों को अटल पेंशन योजना में पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण कराने वालों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात में भी सुधार हो रहा है। योजना के तहत प्रबंधित संपत्ति लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। अटल पेंशन योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी ऐसे भारतीय नागरिक द्वारा किया जा सकता है जिसके पास बैंक खाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पाकुड़ में बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकुड़ में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। झारखंड के पाकुड़ जिले में आज गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक और बस की आमने सामने हुई टक्कर में 16 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का फैसला किया है। परीक्षा 7 जनवरी से शुरू होगी और ये 16 तारीख को संपन्न हो जाएगी। आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया है। आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे परीक्षार्थियों की बिना रोक टोक आवाजाही को सुनिश्चित करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। श्रीमती ईरानी ने आकाशवाणी को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न पहलों और उपलब्धियों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार की विभिन्न नीतियों में महिलाओं और बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया और प्रत्येक विभाग इस दिशा में काम कर रहा है।
We have seen that the Mudra Yojana, though not gender skewed, has over 70% beneficiaries that are women. We have seen that due to the efforts of Jan Dhan Yojana, we today have close to 70% women having a savings bank account, which was an abysmal 28%. The fact that Ayushman Bharat Yojana provides protection and medical cover to over 10 crore women and girls, I think is a blessing, especially given that women in the poorest of the poor families need access to affordable health care, which is now being made possible due to the Ayushman Bharat Yojana. ये साक्षात्कार FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। नमो भगवते श्री आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बरिंद्र कुमार घोष को। वे बरिन घोष के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1880 को हुआ था। बरिन श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। बरिंद्र अपने भाई से अत्यधिक प्रभावित हुए और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने जाने माने स्वाधीनता सेनानी जतीन्द्रनाथ बैनर्जी के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया। नमो भगवते। 1906 में बरिंद्र कुमार ने बांग्ला साप्ताहिक जुगांतर प्रकाशित किया। बाद में उन्होंने बंगाल में फिटनेस क्लब के तहत खुफिया क्रांतिकारी समूह जुगांतर बनाया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर युवा क्रांतिकारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद पुलिस की गहन जांच में 2 मई 1908 को बरिंद्र और अरबिंदो गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ अन्य स्वाधीनता सेनानियों को भी पकड़ा गया। अलीपुर बम केस में बरिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई। 1909 में बरिंद्र कुमार को अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1920 में आम माफी के दौरान बरिंद्र को रिहा किया गया और वे कोलकाता लौटकर पत्रकारिता करने लगे। उन्होंने अपने संस्मरण प्रकाशित कराए, जिसका नाम है द टेल ऑफ माई एग्जाइल 12 years इन अंडमान। बरिंद्र 1923 में पौंडीचेरी गए और अरबिंदो से प्रभावित होकर आध्यात्मिकता और साधना में लीन हो गए। 1929 में वे कोलकाता लौटे और पत्रकारिता करने लगे। 1933 में उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द डॉन ऑफ इंडिया शुरू किया। वे समाचार पत्र द स्टेट्समैन से भी जुड़े रहे। 1950 में बरिंद्र बांग्ला अखबार दैनिक बसुमती के संपादक बन गए। 18 अप्रैल 1959 को उनका निधन हो गया। महान भारतीय राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी
बौद्ध साधु और लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1905 को अंबाला जिले के सोहना गांव में हुआ था। उन्होंने अपने मित्र और मार्गदर्शक भदंत राहुल सांकृत्यायन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कौसल्यायन को 20वीं सदी के महान कार्यकर्ताओं में शामिल किया जाता है। वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे। भदंत आनंद कौसल्यायन मुंबई के दादर में 7 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के अंतिम संस्कार समारोह में मुख्य आधिकारिक प्रीस्ट थे। उन्होंने घोषित किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। उनके मार्गदर्शन में ही बाबा साहब का अंतिम संस्कार समारोह किया गया। बाबा साहब की मृत्यु के उपरांत भदंत कौसल्यायन ने अंबेडकर के संदेश के प्रचार प्रसार का दायित्व संभाला और महाराष्ट्र के बौद्ध धर्मावलंबियों का मार्गदर्शन करने के लिए यात्रा करने लगे। उन्होंने आम लोगों के हित में डॉक्टर आम्बेडकर के महत्वपूर्ण कार्य द बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने पाली त्रिपिटक और अन्य बौद्ध साहित्य को खोजा और मूल स्रोत एकत्र किए जो डॉक्टर आम्बेडकर नहीं कर पाए थे। 22 जून 1988 को भदंत कौसल्यायन का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में पिछले महीने कोयला उत्पादन में कुल 6.74% की वृद्धि दर्ज की गई। 2019 में इसी अवधि की तुलना में दिसंबर 2021 के दौरान कुल 7,47,80,000 टन कोयले का उत्पादन हुआ। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 367 अंक बढ़कर 60,223 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 120 अंक की वृद्धि से 17,925 पर जा पहुंचा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के आसपास रही। जोहानिसबर्ग में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया है। आज तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलते हुए 266 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 202 रन बनाए थे। जवाब में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 229 रन बनाए। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश जारी रहने का अनुमान है। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धुंध भी रहेगी, जबकि कोलकाता में सुबह हल्की धुंध जबकि दिन में आसमान साफ रहने के आसार हैं। तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शिलंग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल में कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। श्रीनगर, लेह, गिलगित में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में निर्धारित जनसभा सुरक्षा में चूक के कारण रद्द। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की। सरकार ने कहा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के लगभग 2,135 मरीजों की पुष्टि। महामारी के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाए। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 10 लाख से अधिक कोविड मामले दर्ज।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का फैसला। केंद्र सरकार ने कहा, अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 3 करोड़ 68 लाख हुई। और क्रिकेट में जोहानिसबर्ग में भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।